आज की समाधान श्रृंखला में मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अधिकांश विद्यार्थी यही समझते हैं कि वो कहीं न कहीं के राजा होंगे। तो ऐसे तमाम सारे कन्फ्यूजन जिनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। मेरे प्रामाणिकता का जो आधार है मैं कई बार बता चुका हूं। नामवाची कोश आज के विषय का जो प्रमाण है, तथ्यों का संकलन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पेज संख्या 205। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नामवाची कोश और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र, इन तमाम पुस्तकों से तथ्य संकलित किए गए हैं। मैंने उसके आगे उनकी पेज संख्या भी लिख दी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पे कुछ आरोप भी लगाए गए कि ये उर्दू के पक्षधर थे, ये खड़ी बोली को चाहते ही नहीं थे। अब कारण इसमें ये था, ये आरोप सही हो सकता है, तो कारण इसमें ये था कि ये शिक्षा विभाग में स्कूलों के इंस्पेक्टर थे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि जिस समय ये इनका जन्म कहाँ हुआ, 1823 और 1895 में, इस समय के 1857 बीच में आया होगा। यानी कि उस समय अंग्रेज़ों का शासन तो अपने चरम पे था, भारतीयों पर अत्याचार भी उस समय चरम पर था। ऐसे समय में पहली बात तो ये स्कूलों में इंस्पेक्टर थे, यानी कि ये सरकार की नौकरी करते थे। दूसरी बात, ये राजा कहीं के नहीं थे, ये बात आप लोग जान लो। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो लिखा है तो इसमें राजा का मतलब ये नहीं कि वो कहीं किसी स्टेट के बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने हिंदी में योगदान दिया, ऐसा नहीं है। राजा की उपाधि भी इनको मिली थी 1887 ईस्वी में। कब? 1887 ईस्वी में इनको राजा नाम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। पहला तो यही कन्फ्यूजन दूर कर लिया जाए कि वो राजा नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, वो स्कूल के इंस्पेक्टर थे। और इसका मतलब यह है कि वो सरकारी सेवा में थे, और सरकारी सेवा में रहना और हिंदी की वकालत करना, हिंदी को विद्यालयों में दर्जा दिलाना, अपने आप को हिंदी का हितैषी कहना, उन्होंने जो ये प्रयास किया, वो भले उर्दू के पक्षपाती का आरोप लगाओ, उर्दू के पक्षपाती रहे होंगे, मैं इस बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तमाम विद्वानों ने कहा है कि इनकी भाषा धीरे धीरे उर्दू होती चली गई। लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो ह्यूमन नेचर है, थोड़ा समझना होगा कि भाई सरकार की वो नौकरी कर रहे थे, और सरकार की भाषा क्या थी, अदालतों की भाषा क्या थी, जरा बताएं आप लोग। उर्दू थी, वेरी गुड। जब उर्दू अदालत की भाषा थी, ऐसे समय में सरकारी कामकाज की और दूसरी और एक बात बता दें, उसी समय लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी परत शिक्षा, पूरे देश में धुआंधार उसका प्रचार प्रसार। तो इन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जो भी किया होगा, जितना हिंदी का समर्थन लिया, जितना अपने आप को हिंदी का हितैषी घोषित किया, वो उतना कम नहीं था। लेकिन ये बात सत्य है कि वो धीरे धीरे सरकारी नीतियों के प्रभाव के चलते वो उर्दू, उनकी जो भाषा नीति थी वो उर्दू में होती चली गई। कुछ तथ्य इनको देख लिया जाए। हिंदी भाषी प्रदेश में कुछ काम तो इन्होंने बड़े किए ही, क्योंकि उस समय हिंदी भाषी प्रदेश में सबसे पहले 1844 ईस्वी में इनका एक बनारस पत्र निकला, लेकिन ये उसके स्वयं संपादक नहीं थे। उसके संपादक थे तारा मोहन मित्र, और ये बंगाली थे, ध्यान रखना। एक बनारस अखबार निकाला था और उसके संपादक थे तारा मोहन मित्र। और ये बात कहाँ मिलती है हमको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक में है। दूसरी बात एक और है कि राजा, मैंने अभी बताया कि इनको राजा की उपाधि, राजा की सम्मानित उपाधि मिली थी। ये राजा नहीं थे, ये इंस्पेक्टर थे स्कूल में। राजा साहब जो हिंदी का गंवारपन निकाल कर उसे फैशनेबल बनाना चाहते थे। कैसा बनाना चाहते थे? फैशनेबल बनाना चाहते थे। वह वस्तुतः सरकारी नीति की प्रतिध्वनि थी, जो हिंदी को गंवारू भाषा और उर्दू को शिष्ट जन भाषा समझती थी। इस बात को अंकित किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पेज संख्या 205 पर। कारण ये है, उस समय जो अदालत की भाषा थी वो उर्दू थी, इसलिए जब जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जन सामान्य में वो ज़्यादा ग्राह्य हो जाती है, तो इसलिए वो शिष्ट जन
भाषा समझी जाती थी और हमारी हिंदी को गंवारू। अच्छा, सरकारी दबाव से ही सरकारी दरबार और हाट बाज़ार में बोली जाने वाली हिंदी के ये हिमायती बने। उसे आम फहम एक शब्द इन्होंने दिया है, मैं भी आगे लिखूँगा। आम फहम का मतलब है आम जनता के बीच में प्रचलित भाषा। और धीरे धीरे वो उर्दू के रंग में चले गए, रंगते चले गए। अब उसके पीछे मैं बार बार बता ही चुका हूँ कि सरकारी दफ्तरों की भाषा उर्दू थी। अंग्रेज़ सरकार दूसरा ये भी था, भाई ये नौकरी में थे, इंस्पेक्टर थे, सरकार अंग्रेज़ों की थी, तो उसका मक्खनबाजी करना तो बनता है। तो ये धीरे धीरे क्या किए, उन सरकार की प्रसन्नता ही इनकी प्रसन्नता थी, इसलिए ये विरोध उतना पुरजोर नहीं कर पाए। उन बातों का कारण ये था अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, और दूसरा मदरसों में उर्दू का पक्ष लेना, हिंदी का विरोध किया जाना। इन तमाम बातों के कारण इनकी भाषा नीति परिवर्तित होती रही। हम आगे देखते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। काफ़ी चर्चा हो चुकी है, उसी के क्रम में ये भरतपुर दरबार में नौकरी करते थे। कहाँ नौकरी करते थे? भरतपुर दरबार में। और ये थे क्या, मैं बता भी चुका हूँ, ये सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्टर हो गए थे। अच्छा, अभी उर्दू के पक्षधर और उनकी भाषा का उर्दू में होते जाना, इन तमाम तथ्यों पे बात हो भी गई है। लेकिन एक बात और भी है, ये स्वभाव से भी संस्कृतनिष्ठ या ब्रजभाषा प्रभावित हिंदी के समर्थक ना थे, क्योंकि इनकी नज़रों में अदालती भाषा ही सर्वश्रेष्ठ भाषा थी और उसी को ये आदर्श मानते थे। इनके विचार के केंद्र में शिक्षित समुदाय ही था, जन समुदाय नहीं। देवनागरी लिपि के समर्थक तो थे, ऐसा नहीं है कि इनकी भाषा में उर्दूपन आता चला गया तो ये देवनागरी के समर्थक नहीं थे, समर्थक थे, लेकिन खुलकर फारसी लिपि का विरोध नहीं कर सकते थे। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी पेज संख्या 204 से ली गई है। इन्होंने सोच समझकर, सोच विचार कर संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और ठेठ हिंदी सभी को मिलाकर एक सर्वमान्य भाषा बनाने की चेष्टा की। इनकी रचनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे और रचनाओं में कब कब भाषा इनकी मुड़ी उसको भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इनकी रचना भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, ये जो रचनाएं हैं इनमें इन्होंने ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया। कैसी? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ठेठ हिंदी से मिश्रित। और उसको कहा क्या इन्होंने? कहा ये आम फहम, एक शब्द होता है आम फहम, जिसका मतलब होता है जन साधारण, जन सामान्य में प्रचलित और ग्राह्य भाषा और ख़ास पसंद भाषा कही। क्या कही? आम फहम और ख़ास पसंद की भाषा कही। किसकी? इन रचनाओं की। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। एक सूचना दे दें आपको, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट या किसी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की जिसमें हिंदी आता है, जैसे एसआई, एसएससी, रेलवे, तो आप हमारे लिंक, टेलीग्राम लिंक हिंदी पाठशाला विद सतीश, उस पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और नहीं भी ज्वाइन करते तो इसको आनंदपूर्वक पढ़ाई करिएगा। हम लोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के विषय में तमाम जानकारियाँ प्राप्त किए। इनकी रचनाओं के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इनकी रचना इतिहास, तिमिरनाशक, सिखों का उदय और अस्त, इन रचनाओं में आम फहम, इन्होंने बताया ना आम फहम के नाम पर किया क्या? अरबी फारसी से गर्भित शुद्ध उर्दू का प्रयोग किया। मानव धर्मसार, योग वासिष्ठ और उपनिषद सार, इसमें इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया। इनकी एक रचना है गुटका, उसके कई उसके संस्करण निकले, स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई। और एक इनकी रचना है हिंदी व्याकरण, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। और इसकी भाषा को स्वयं इन्होंने हिंदुस्तानी कहा था, और ये आपको मिलेगा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में हिंदी गद्य साहित्य, पेज संख्या 31 पर। इस तरह हम लोगों ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के विषय में तमाम जानकारियाँ प्राप्त की। अब हम लोग राजा लक्ष्मण सिंह के विषय में जानें। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज ऐसे दो राजाओं की जिन्होंने हिंदी गद्य के
क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया और हिंदी गद्य के उन्नायकों में रहे। उन्हीं उन्नायकों में राजा लक्ष्मण सिंह का स्थान अद्वितीय है। इनका जन्म आगरा जिले के बजीरापुर एक स्थान है 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 14 जुलाई 1896 ईस्वी में हुआ था। मैं एक बात पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कहीं के राजा नहीं थे, वैसे ये भी कहीं के राजा नहीं थे। ये अनुवादक, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार, ये दोनों पद अंग्रेज़ों की कृपा से ही इनको मिले थे। कारण ये था कि ये अंग्रेज़ों के वफादार बहुत बड़े थे। सन 1857 के विद्रोह में, जहाँ पूरा देश अंग्रेज़ों के विरुद्ध में आने के लिए मचल रहा था, वहीं पर इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी और उसी सहायता के परिणाम स्वरूप इन्हें उपहार में राजा की उपाधि 1870 में दी गई। कब दी गई? 1870 में दी गई। कब दी गई उपाधि? 1870 में राजा की उपाधि, ना कि ये राजा थे। डिप्टी कलेक्टर जैसा महत्वपूर्ण पद भी उन्हीं लोगों की कृपा से मिला था। सन 1861 में लेकिन ये हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाना चाहते थे। ब्रज भाषा में इनकी कविताओं में इतना लालित्य है, इतना माधुर्य है, जिससे उसे आनंद का रस छलक पड़ता हो। सन 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी पत्र निकाला। कौन सा पत्र निकाला? प्रजा हितैषी। कहाँ से निकलता था? आगरा से। सन 1863 ईस्वी में महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद इन्होंने शकुंतला नाटक नाम से किया। एक चीज़ यहाँ पर बड़ा ध्यान देने योग्य है कि शकुंतला है, शाकुंतला नहीं, सांबड़ा की मात्रा नहीं है। कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। दूसरा ये कि अनुवाद इतना चर्चित हुआ कि एक इंग्लिश विद्वान फ्रेडरिक पिंकार्ट, जिनका नाम है और जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में उन्हें हिंदी प्रेमी कह के पुकारा जाता है, और वो हिंदी प्रेमी फ्रेडरिक पिंकार्ट ने इस अनुवाद को कहाँ प्रकाशित कराया? इंग्लैंड में प्रकाशित कराया। और प्रकाशित ही नहीं कराया, उसको ICS जैसी बड़ी परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल कराया। हम लोग फ्रेडरिक पिंकार्ट के इस बात के लिए ऋणी भी हैं। और दूसरा, आचार्य शुक्ल ने लिखा भी है कि उस समय के जितने प्रतिष्ठित हिंदी लेखक थे, विद्वान थे भारत में, उनके सबके घर फ्रेडरिक पिंकार्ट के 2-4 पत्र मिल ही जाया करते थे। सन 1877 में रघुवंश के अनुवाद की भूमिका में उन्होंने अपनी भाषा नीति स्पष्ट की। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। हिंदी गद्य प्रवर्तकों में जब भी जिनका नाम लिया जाएगा, उनमें राजा लक्ष्मण सिंह का नाम बड़े ही आदर सत्कार के साथ लिया जाएगा। हम हिंदी वाले इनके चिर ऋणी रहेंगे। हिंदी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भाषा के संदर्भ में इन्होंने नीति स्पष्ट कर दी कि हिंदी को उर्दू से न्यारी केवल हिंदुओं की बोली घोषित किया। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक में मिलता है कि इन्होंने स्पष्ट कहा था कि इनके मत में हिंदी और उर्दू 2 अलग न्यारी बोली हैं। अरबी फ़ारसी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए और ना हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फ़ारसी के शब्द भरे पड़े हैं। ये वाक्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक से है। राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सिंह की नीतियों का परिणाम क्या हुआ? अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा नीति जो थी धीरे धीरे उर्दू की तरफ चली गई। यानी कि उनकी जो भाषा थी वो थे तो पक्षधर खड़ी बोली के, लेकिन अरबी फारसी का विरोध ना कर पाने के कारण, दूसरा सरकारी दबाव के कारण उनकी भाषा धीरे धीरे उर्दू में होती गई। और राजा लक्ष्मण सिंह थे ये भी नौकरी में, लेकिन ये इतना हिंदी को शुद्ध खड़ी बोली और शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाने के पक्षधर थे। और उन्होंने हिंदी और उर्दू को अलग अलग स्पष्ट भी कर दिया कि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इन लोगों की नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि 2 पक्ष खड़े हो गए। एक पक्ष उर्दू का समर्थक और दूसरा हिंदी का पक्षपाती हो गया। उर्दू के समर्थकों में जिनका नाम लिया जाएगा, जिन्होंने दिशा और दशा बदल दी, सर सैयद अहमद खां, उन्होंने कहा
वो अंग्रेज़ों से रिश्ता और मजबूत बनाना चाहते थे। एक प्रकार से क्या कहा कि हिंदी हिंदुओं की जुबान है और जो बुत परस्त है, ये सैयद अहमद खां का स्टेटमेंट है। और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है, वो उर्दू के पक्षधर थे। और उन्हीं के प्रयासों से मदरसों में उर्दू का बोलबाला और हिंदी का विरोध किया गया। फ्रांसीसी विद्वान गारसा दी तासी, जिनकी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में बहुत जानी गई, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा इन्होंने, गारसा दी तासी ने उर्दू का खूब समर्थन किया। और गारसा दी तासी ने जब उर्दू का समर्थन किया तो हमारे यहाँ आर्य समाज और ब्रह्म समाजियों ने हिंदी का उतने ही जोरदार तरीके से प्रचार और प्रसार भी किया। इस तरह आज हम लोग हिंदी गद्य के नायक, उसके निर्माताओं में दो महत्वपूर्ण हस्तियों के विषय में चर्चा की, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगले दिन हम लोग फिर नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।